नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है 2025 तक सभी के लिए बिजली से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन, मदन राठौड़, मयंक भाई, जयदेव भाई नायक और कविता पाटीदार ने। इन सांसदों ने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि 2025 तक 24 घंटे सभी के लिए बिजली प्राप्त करने के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के घटक क्या हैं। कोयला, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपात सहित नियोजित विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि का ब्यौरा क्या है। 24 घंटे 7 दिन बिजली प्राप्त करने के प्रयासों में सरकार किस तरह से सुनिश्चित करने के लिए योजना बना रही है कि आदिवासी और सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां अवसंरचना कम विकसित हो सकी है, ऐसे इलाकों सहित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचे। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 462 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल 2014 से 230 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से संपूर्ण विद्युत की ओर परिवर्तित हो गया है। विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे 7 दिन विद्युत की आपूर्ति होगी। हालांकि आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों वाले उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसी स्कीम के माध्यम से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन कर रही है। DDUGJY के तहत कुल 18,374 गाँव का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान 2,86,00,000 घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत वितरण यूटिलिटी के लिए 2,78,000 करोड़ रुपए के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई। भारत सरकार RDSS की मौजूदा स्कीम के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता कर रही है। इसके अलावा PM जनमन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित सभी चिन्हित घरों और DA-JGUA के तहत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार RDSS के तहत ऑन ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है। आज तक PM जनमन के तहत चिन्हित किए गए PVTG परिवारों और DA-JGUA के तहत चिन्हित आदिवासी घरों सहित 9,97,680 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,535 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है। RDSS के तहत स्वयं स्वीकृत कार्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्रों, लद्दाख के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत वितरण अवसंरचना के विस्तार के लिए 1,067 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी शामिल हैं। केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे 21.9 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी के लिए 24 घंटे विद्युत सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों कोयला, लिग्नाइट जैसी नवीकरणीय स्रोतों, सौर, पवन और जल विद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है। ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने CEA के परामर्श से अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाएं तैयार की हैं, जो कि गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इनमें विद्युत उत्पादन के साथ ही विद्युत क्रय आयोजन भी शामिल है। सभी राज्यों को अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई है। विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिनमें विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से 2021-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता जोड़ने की योजना की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य के निमित्त 28,020 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 में 19,200 मेगावाट
ताप विद्युत क्षमता के लिए अनुबंध दे दिए गए हैं। इसके अलावा 36,320 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है। 13,997 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 8,000 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 24,225 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 50,760 मेगावाट की PSP आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इस वर्ष 2029-30 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। 84,190 मेगावाट सौर, 26,200 मेगावाट पवन और 36,330 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 1,47,160 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 50,830 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 27,840 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 79,270 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 522 मेगावाट क्षमता की 6 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाएं निर्माणाधीन है और 14,242 मेगावाट क्षमता की 45 BESS परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में है। पारेषण आयोजना अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार 2022-23 से 2031-32 तक 10 वर्षों की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 CKM पारेषण लाइनें और 1,274 GVA ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ने की योजना है। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन के तहत भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट प्रतिवर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बोलियां जारी करने के लिए बोली प्रक्षेपपत्र जारी किया है। स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। 30 जून 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतरराज्यीय बिक्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व की रूपरेखा 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू RCO का अनुपालन न करने पर शास्तियां लगाई जाएंगी। ग्रिड से जुड़ी सौर पवन, पवन सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल RE परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता और अंतर वित्त पोषण स्कीम जैसी कई स्कीम की शुरुआत की गई है। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की स्कीम लागू की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सबस्टेशन क्षमता बनाने के लिए वित्त पोषण किया गया है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति जारी की गई है, जिसमें 2030 तक 37 गीगावाट की बोली लगाने की संभावना और परियोजना के विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल दर्शाए गए हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। सौर PV मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जैव ईंधनों को बढ़ावा दिए जाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, मयंक भाई, जयदेव भाई नायक और नारायण कोरागप्पा ने। इन सांसदों ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा कि क्या फीड स्टॉक आधार का विस्तार करने के लिए किन्हीं अन्य स्रोतों पर विचार किया जा रहा है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या जैव डीजल उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई हैं? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब दिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 यथा संशोधित 2022 के माध्यम से जैव ईंधन उत्पादन के विभिन्न फीडस्टॉकों को चिन्हित किया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ ही C और B हैं शीरा, गन्ना रस, चीनी, चीनी सिरप, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष, चीनी युक्त सामग्री, चुकंदर, मीठा ज्वार,
जैसे और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़े आलू, कृषि खाद्य, लुगदी उद्योग का अपशिष्ट जैसे तमाम चीजें, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा घोषित अधिशेष चरण के खाद्यान्न, औद्योगिक अपशिष्ट ऑफ गैस, शैवाल और समुद्री खरपतवार, अखाद्य तिलहन, प्रयुक्त खाद्य तेल, पशुओं की चर्बी, अम्लीय तेल, अल्पावधिक अखाद्य तेल, समृद्ध फसलें, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे तमाम वस्तुएं शामिल हैं। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ ही इसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत डीजल में जैव डीजल के मिश्रण, जैव डीजल की प्रत्यक्ष विक्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित करना, परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ ही मिश्रण के लिए जैव डीजल के विक्रय के लिए दिशा निर्देश 2019 को अधिसूचित करना, मिश्रण कार्यक्रम के लिए जैव डीजल की अधिप्राप्ति के निमित्त जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करना जैसे कई कदम शामिल हैं। इसके अलावा उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के निमित्त वित्तीय सहायता के लिए अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में संशोधन किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है एमएसएमई क्षेत्र को सहायता देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एम शनमुगम ने और वाइको ने। उन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछा, क्या सरकार ने बंद पड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का कोई सर्वेक्षण कराया है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? पिछले 5 वर्षों के दौरान बंद पड़े एमएसएमई को मजबूत करने, वित्तीय सहायता देने, पुनर्जीवित करने और इनका पुनरुत्थान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के साथ काम करते समय उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई चर्चा या वार्ता शुरू की है? अगर हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। उन्होंने बताया कि बंद हुए एमएसएमई के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई 2020 को यूआरपी की शुरुआत से बंद होने के कारण लगभग 0.21% एमएसएमई विपंजीकृत हुए हैं। इनके अलावा इस अवधि के दौरान यूआरपी पर 3.34 करोड़ उद्यम पंजीकृत हुए हैं। वित्तीय सहायता विस्तारित करने और एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल है एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का कार्यान्वयन। ये योजना 31 मार्च 2023 तक प्रचालन में थी। ECLGS पर भारतीय स्टेट बैंक की 23 जनवरी 2023 के अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिसमें से 98.3% खाते सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी के थे, उनको बचाया गया। एमएसएमई की परिभाषा के लिए संशोधित मानदंडों को अपनाना। 1 जुलाई 2020 से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण, आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन, एमएसएमई की शिकायत निवारण और हैंड होल्डिंग सहित ई गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करते हुए जून 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियन की शुरुआत की गई। एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन के मामलों में 3 वर्षों के लिए गैर कर लाभ विस्तारित किए गए हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभों का फायदा उठाने के लिए IME को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। प्रारंभिक चरण में एमएसएमई खातों में दबाव के समाधान और उनके पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने 2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है। गजट अधिसूचना को जारी रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17 मार्च 2016 के अपने परिपत्र में निर्देश जारी किए थे। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है, ताकि एमएसई क्षेत्र के लिए क्रेडिट भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ और क्रेडिट प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके। वित्त वर्ष 2022-23 में सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए का समावेशन किया गया था, ताकि क्रेडिट की कम लागत के साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जा सके। इसकी शुरुआत से 31 दिसंबर 2024 तक CGT MSE द्वारा 8.07 लाख करोड़ रुपए की राशि की कुल 1.01 करोड़ गारंटियां प्रदान की गई। केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई के लिए वित्त विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को कवर करते हुए एक पैकेज की घोषणा की गई थी, ताकि उन्हें संपोषित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इनमें कई कदम शामिल हैं, जिनमें एमएसएमई के संवर्धन के लिए सहायता, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई क्रेडिट के लिए नया मूल्यांकन मॉडल, दबाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को क्रेडिट सहायता, मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के समाधान के लिए एमएसएमई उद्योग संघों, सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों और अन्य सहित हितधारकों के साथ ही समय समय पर परिचर्चा करता है। भारत सरकार एमएसएमई के लिए कई स्कीमों का कार्यान्वयन करती है। इन स्कीमों में एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई विकास कार्यालयों, सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों के समन्वय के साथ एमएसएमई और उद्योग संघों के लिए कार्यशालाएं, परिचर्चा सत्रों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त सीजीटी एमएससी आरबीआई द्वारा बैंकों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित राष्ट्रीय मिशन के दौरान सूचना के प्रचार द्वारा सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम पर जागरूकता सृजित करता है। एमएसएमई की शिकायतों का समाधान एक आईसीटी आधारित तंत्र चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जो हब और स्पोक मॉडल पर केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 69 राज्य नियंत्रण कक्षों का संचालन करता है। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर चैंपियंस पोर्टल को बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सीपीएससी आदि के लिए भी विस्तारित किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जल निकायों के पुनरुद्धार से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि क्या जल निकायों पर अतिक्रमण के कारण देश में भूमिगत जल स्तर की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देश में विशेषकर पंजाब राज्य में जल निकायों के पुनरुद्धार और भूजल की स्थिति में सुधार के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने। उन्होंने बताया कि भूजल एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, जिसका हर साल प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण होता रहता है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य नोडल भूजल विभाग समय समय पर प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र की गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन करते हैं। इस आकलन में वर्षा के साथ ही अन्य स्रोतों जैसे टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से जल पुनर्भरण का मूल्यांकन किया जाता है। इन अन्य स्रोतों से जल पुनर्भरण, जिसमें जल निकाय शामिल हैं, इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2020 में 156.08 बीसीएम से वर्ष 2024 में 175.68 बीसीएम तक बढ़ गया है। जल राज्य का विषय है। जल निकायों के पुनरुद्धार और भूजल स्तर में सुधार के उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के प्रयास को संपूरित करने के लिए किए गए कुछ उपाय शामिल किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत, नवीकरणीय और पुनरुद्धार घटक के अंतर्गत चिन्हित योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन परियोजना पूरी कर ली है, जिनमें पंजाब का 50,369 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल भी है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। इन प्रबंधन योजनाओं में मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष कार्यकलापों के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। CGWB ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श के साथ ही 2020 के लिए भूजल के लिए कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान तैयार किया है, जो देश के विभिन्न भूभाग की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक मैक्रो स्तर का योजना है, जिसमें पंजाब भी शामिल है। मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का विनिर्माण करने की योजना है, ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर मानसून वर्षा जल का उपयोग किया जा सके। संबंधित राज्य सरकार से संबंधित लाइन विभागों द्वारा इसे अन्य जल आपूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह ही इसकी भी कार्यान्वयन स्तर पर DPR तैयार किया जाना अपेक्षित होती है। इनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के माध्यम से किया जाना है। भूजल के लिए कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान 2020 सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचारित किया गया है और इससे प्रत्येक राज्य के एक जिले में राज्य योजनाओं के समन्वय के माध्यम से लागू किया जा रहा है। एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान जल शक्ति अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जुलाई-नवंबर 2019 के दौरान देश के 256 जल की कमी वाले जिलों के 2836 ब्लॉकों में से 1592 ब्लॉकों में लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में कैच द रेन अभियान शुरू किया गया और वर्ष 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया, जिसमें देश के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए कैच द रेन अभियान शामिल था। JSA CTR अभियान में 5 केंद्रीय कार्यकलाप शामिल हैं, जिसमें जल निकायों के पुनरुद्धार सहित वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का कार्य शामिल है। JSA CTR वर्ष 2021 से एक वार्षिक विशिष्टता बन गया है और JSA CTR के 5वें संस्करण को 9 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था, जिसका 9 मार्च 2024 से 30 नवंबर 2024 तक पंजाब सहित देश के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जाएगा। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि जल संचय जन भागीदारी पहल, जो JSA CTR अभियान का एक हिस्सा है, सितंबर 2024 को सूरत में शुरू की गई।
ये पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सभी हितधारकों, जिसमें सरकारी निकाय, उद्योग, स्थानीय प्राधिकरण, दानदाताओं, आवासीय कल्याण संघों और लोगों को एकजुट करने के लिए एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, जिसका उद्देश्य जल भंडारण क्षमता बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों के साथ और भूजल पुनर्भरण में संवर्धन के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भूजल पुनर्भरण के लिए मिशन मोड में लाखों किफायती विनिर्माण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वर्षा के पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना हो। मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2022 को किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण जिले में 75 अमृत सरोवरों का विनिर्माण या पुनरुद्धार करना है, जिससे देश भर में कुल 50,000 सरोवर बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण और संचयन कार्य करता है। इसके तहत की गई पहलों में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिनमें भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली, जिसमें विशेष रूप से पेयजल स्रोतों सहित भूजल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत अनुमेय गतिविधियों में पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, जिसमें सिंचाई टैंकों और अन्य जल स्रोतों की गाद निकालने के साथ ही ऐतिहासिक स्टेपवेल का संरक्षण करना शामिल है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन और अमृत 2.0 जैसे राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन के लिए कई पहल शुरू की हैं। अमृत 2.0 के तहत जल निकायों और कुओं का पुनरुद्धार कार्य उसके प्रमुख घटकों में से है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है एकीकृत रोजगार के अवसरों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या, दिनेश भाई मकवाना, भर्तृहरि मेहताब, धर्मवीर सिंह और अनूप संजय घोत्रे ने। इन सांसदों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अमेजॉन इंडिया के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विशिष्ट ब्यौरा क्या है? क्या सरकार अमेजॉन इंडिया द्वारा एनसीएस पोर्टल पर पोस्ट किए गए रोजगार के अवसरों को अन्य सरकारी रोजगार योजनाओं और पहलों जैसे कौशल विकास कार्यक्रम या ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों, विशेषकर भिवानी, महेंद्रगढ़ जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की योजना बना रही है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल ग्रामीण और भिवानी, महेंद्रगढ़ के निर्वाचन क्षेत्रों जैसे अल्पसेवित क्षेत्रों सहित देश भर के सभी हितधारकों को निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म www.ncs.gov.in के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन स्टॉप समाधान है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने रोजगार चाहने वालों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्विकर, फाउंडेड, क्वेस्टकॉप, टीमलीज इत्यादि जैसे कई निजी नौकरी पोर्टलों और सिग्निस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, TMI समूह और अमेजॉन इंडिया जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पोर्टल में उपलब्ध रिक्तियों को एकीकरण के माध्यम से एनसीएस पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है। एनसीएस पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ एकीकृत है, जिसे विशेष रूप से नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच के माध्यम से व्यक्तियों की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। एनसीएस पोर्टल को SIDH के साथ एकीकृत करने से SIDH पर कुशल नौकरी चाहने वालों के लिए एनसीएस पोर्टल का लाभ उठाने और नौकरी चाहने वालों के लिए SIDH द्वारा दी जाने वाली कौशल सेवाओं का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके साथ ही एनसीएस पोर्टल को उद्यम, ई-श्रम, स्किल इंडिया पोर्टल, EPFO, ESIC, MHRD, डिजी लॉकर जैसे सरकारी पोर्टलों और विभिन्न राज्यों के रोजगार पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसे सरकारी भर्ती निकायों के साथ संबद्ध किया गया है, ताकि अचयनित अभ्यर्थियों के अंक अन्य नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जा सके, जिससे उन्हें नियोजनीय उम्मीदवारों की पहचान करने में सहायता मिल सके।